हमारे जितने भी सेंसर है बॉडी के, क्या क्या सेंसर है हमारे, बताओ हमें कैसे पता चलता है कि भाई हमारे आसपास या एकदम कांटेक्ट में क्या चीज़ है? देखने से चलता है, सुनने से चलता है। देखने से तो पता लग जाता है, सुनने से भी चलता है। सुनने से जब हवा ज़ोर से चल रही है तो पता लगता है भाई हवा ज़ोर की हो गई है, ठीक है। सूंघने से पता चलता है, टच करने से पता चलता है, टेस्ट करने से पता चलता है, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी सेंसेस हैं ये इलेक्ट्रिकल करंट की प्रेजेंस को नहीं सेंस करती है, ठीक है भाई। क्या हमारी बॉडी को पता लगता है भाई इसमें करंट है क्या? नहीं लगता ना। हमारी कोई भी सेंस हमें इस चीज़ से वार्निंग नहीं देती कि भाई इस चीज़ में करंट है, यहाँ मत जाओ, ठीक है। इवन इलेक्ट्रिकल थर्मल रेडिएशन है उसका भी हमें पता चलता है। जैसे आग है तो दूर से ही गर्मी लगती है, लेकिन करंट का पता नहीं चलता है। इसीलिए करंट को बहुत ही, करंट वोल्टेज पावर मतलब बिजली को बहुत ही पहले तो सीखना है इसके बारे में, फिर जितना सिखाया है वहीं तक रहना है, खुद प्रैक्टिकल नहीं करना है। प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारे R&D डिपार्टमेंट्स है करने वाले, ठीक है जी। आपने वहीं तक करना है जहाँ तक आपको सिखाया गया है। इलेक्ट्रिकल का काम करते टाइम पर अच्छा कितना करंट है इस सोर्स में कैसे पता चलेगा? हाँ जी, जैसे वो सॉकेट है इसमें कितना करंट है करके कैसे पता चलेगा? क्या? I इज इक्वल टू बी अपॉन आर। वेरी गुड, यस, हाँ हाँ ठीक है, आई स्क्वेयर आर भी होता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी वोल्टेज है उसको अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल आएगा, ठीक है भाई। आप जब मेजरमेंट करते हो तो क्या होता है, करंट कैसे मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस सर्किट में आता है। जब आप नॉब को घुमाते हैं तो रेजिस्टेंस इन सर्किट आता है, तब जाके आपको रीडिंग मिलती है उसकी, ठीक है। रेशो ऑफ वोल्टेज टू रेजिस्टेंस डिटरमाइंस करंट दैट विल फ्लो थ्रू द बॉडी रिजल्टिंग इंजरी। आपका बॉडी रेजिस्टेंस कितना होता है? नहीं पता। 100 किलो ओम। 100 किलो ओम बिल्कुल सही है, लेकिन 100 किलो ओम टू 600 किलो ओम तक होता है, मतलब 1 लाख से 6 लाख ओम्स तक होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है ड्राई बॉडी रेजिस्टेंस, जब आपकी बॉडी टोटली ड्राई है तो। वेट कंडीशन में कितना होता है? वेट कंडीशन में कितना? 1 किलो ओम, 1000 ओम्स, ठीक है। क्यों होता है ऐसे? 599 निकल गया, सिर्फ 1000 रह गया, ऐसा क्यों होता है? गीला होने से क्या हो गया? गीला होने से क्या हो गया? पानी तो बिल्कुल इंसुलेटर होता है, H2O जो केमिकल फार्मूला है ओरिजिनल पानी का, H2O, वो तो इंसुलेटर होता है। लेकिन H2O जैसे ही प्लांट से या पिपेट से निकल गया वो कंटेमिनेट हो जाता है, कोई ना कोई गैस या कोई ना कोई पार्टिकल्स उसमें मिल जाते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एक तो गीला हो गया, कंटेमिनेटेड वाटर है, तो उसका आपका बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। दूसरा, कंडक्टिविटी बढ़ गई आपकी बॉडी की आउटर लेयर की, क्योंकि उसमें कंटेमिनेटेड पानी है। तीसरा, जो मॉइस्ट कंडीशन है आपका बॉडी का, जैसे हम लोग बाहर धूप में काम करते हैं तो पसीना ऐसे निचोड़ने वाला तो नहीं है, लेकिन बॉडी मॉइस्ट है, ऐसे करोगे तो पता लगता है पसीना है, वो भी वेट कंडीशन है, ठीक है। और पसीना आने से जो वेट कंडीशन होती है वो और भी ज़्यादा भयावह होती है। इलेक्ट्रिशियन को पता होगा जब पैर में पसीना होता है तो शॉक लगता है, जबकि अर्थ नहीं हो रहे हो आप, लेकिन पैर में पसीना है तो अर्थ मतलब थोड़ा बहुत मिलता है और शॉक लगता है थोड़ा थोड़ा,
ठीक है। तो शॉक से बचने के लिए क्या करना है आपने? देखो, हमारी बॉडी में 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां से ज़्यादातर करंट घुसने की उम्मीद होती है। 2 पॉइंट ये हैं, 2 पैर हैं, ठीक है। यह है करंट घुसने का रास्ता। इनको बंद कर दोगे तो 90% चांस किल हो गया। हाथ में दस्ताने पहनो और पैर में शूज़ पहनो। लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये जो नॉर्मल सेफ्टी शूज़ है ये हम रिकमेंड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपका जो नॉर्मल सेफ्टी शूज़ है जो 500-700 रुपये तक का आता है, इसका जो सोल है उसमें रबड़ एंड फोम का रेशो होता है 60-40। 60% रबड़ एंड 40% फोम या दूसरे मटेरियल, ठीक है। तो जब ये 15-20 दिन यूज़ हो जाता है, घिस जाता है नीचे से, इसको पानी में डाल दो और अगले दिन निकालो। आउटर एरिया जब ड्राई हो जाए तो इसको दबाओ, पानी निकलता है उसमें से। फंडा क्लियर हो गया? इसका मतलब आपका जो नॉर्मल सेफ्टी शूज़ है वो आपका हायर वोल्टेज उसको हैंडल करने के लिए सही नहीं है। आपको DMS बूट चाहिए या लिबर्टी बैरियर का शूज़ चाहिए जो 100% रबड़ होता है उसका। आपका जो सेफ्टी शूज़ है आपने खुद ही देखा होगा, जब गर्मियों में क्या होता है, हमारा जो पैर है इसकी मोटी लेयर जो होती है ना बाहर की चमड़ी की, वो कई बार पीली हो जाती है। देखना कभी गौर से। सेफ्टी शूज़ तो आप लोग रेगुलर पहनते हो, कई बार जो मोटे वाली चमड़ी है वो अंदर वाली चमड़ी से अलग हो जाती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें इंसुलेशन कम है, ग्राउंड की हीट बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इनको आपने ये करना है। अच्छा, आपने ये मान के चलना है कि कोई भी इक्विपमेंट जो बिजली के साथ कनेक्टेड है, स्विच ऑन है या ऑफ है, उसको नहीं सोचना है। यही सोचना है कि इसमें करंट है। चाहे बिजली की लाइन है, चाहे कोई मतलब कनेक्टेड है कोई भी इक्विपमेंट, तो आपने ये नहीं सोचना बंद है, ये चालू है। क्योंकि बहुत सारी गलतियां होती है सिस्टम में, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रीशियन अगर 10 है तो उनमें से मात्र 2 ITI क्वालिफाइड है, बाकियों को पता ही नहीं है कनेक्शन कैसे करना है। स्विच कौन सी लेग पर लगता है? कौन सी लाइन पे? लाइफ पे ना, लाइफ लाइन पर स्विच लगता है, लेकिन लगाने वाले न्यूट्रल पर लगा देते हैं कई बार, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हुआ? स्विच तो बंद है लेकिन करंट तो आ रहा है डिवाइस में। स्विच बंद है लेकिन करंट आ रहा है। अब आपने इधर हाथ रखा, पैर नीचे लग गया, हो गया काम भाई पर, ठीक है। कई बार पीछे से फेस चेंज कर देते हैं, बिजली वाले भी कई बार करते हैं, ठीक है। गॉड नोज क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं कई बार। फिर कई बार क्या होता है, आपने न्यूट्रल एंड अर्थ एक ही टर्मिनल से ले लिया है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप लोग यहाँ DG सेट यूज़ कर रहे हैं भाई? रेयर है। उसके लिए न्यूट्रल एंड अर्थ का जो आपने टर्मिनल बनाए हुए हैं वो कितनी दूर है, एक से दूसरा टर्मिनल कितनी दूर है? 3 मीटर। यही प्रैक्टिस है, 3 मीटर की ही प्रैक्टिस है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ अभी ज़रा। इससे तो बिना वजह आपने टर्मिनल को एनर्जाइज कर देते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन है ऊपर वाली, 11 kVA से ऊपर वाली, ठीक है। इससे हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, कितनी दूरी बना के रखनी है अपनी मशीनों की और खुद की? 6 मीटर नहीं है, 3 मीटर और 10 फीट। मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये सिर है बंदे का, ठीक है। इस इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10 फीट या 3 मीटर, ठीक है।
इसके बीच में और इस लाइन के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडिया क्या है जिसके थ्रू बिजली ने आना है, क्या है? अरे उसको छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे को ये बताओ, इसके और इसके बीच में क्या चीज़ है? हवा है, एयर, एंड एयर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको नापा भी नहीं जा सकता उतना रेजिस्टेंस हवा का होता है, हवा ऑफर करती है। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडिया क्या है? एयर। अब आपका ये डीजी सेट है, ये डीजी सेट है, आपने एक टर्मिनल बना दिया इधर और एक बना दिया इधर। डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। जितना इधर था उतना ही इधर रखा है। यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडिया क्या था? एयर, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडिया क्या है? अर्थ, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडिया एयर होने के बावजूद भी हमने 3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करा, तो यहाँ 3 का करने से चल जाएगा? नहीं चलेगा। ठीक है, आपका अगर फुल्ली एनर्जाइज हो गया ये, तो इसके जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा दूसरे को लपेट देगा, बिना वजह इसमें करंट आएगा। ये वही हो गया, एक ही टर्मिनल से दोनों का कनेक्शन लेना, अर्थ का एंड न्यूट्रल का। ठीक है, तो इंक्रीज दिस डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 5 मीटर्स। ठीक है भाई, 5 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे तो आपका टर्मिनल फालतू में एनर्जाइज नहीं होगा। इन केस ऑफ लीकेज, लीकेज से बचने के लिए तो है। अच्छा, अभी आपको ये भी बता दूं कि इक्विपमेंट की बॉडी में बॉडी अर्थ लगाना क्यों ज़रूरी है, जिसके लिए इधर बहुत सारी प्रॉब्लम है मेट्रो प्रोजेक्ट्स में। हमारे लोगों को पता ही नहीं है क्या चक्कर क्या है। पहले तो ये पता करते हैं कि भाई इंडक्शन होता कैसे है, करंट कैसे आता है इक्विपमेंट की बॉडी में। ये यार ये घूम गया पूरा ही। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़ दीजिए। इक्विपमेंट की बॉडी में 3 वजह से करंट आता है। ठीक है, एक होता है इंडक्शन, जो कि यहाँ पर ज़्यादा डेंजरस है, और दूसरा होता है पार्शियल कांटेक्ट, और तीसरा है फर्म कांटेक्ट। ये तीनों चीज़ें बताता हूँ पहले। जैसे एक मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है अंदर से, ऐसे। ये कार्रवाई हमेशा चलती रहती है इसकी। ठीक है, मैंने यहाँ से एक लोहे का टुकड़ा मूव कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ आते ही यहाँ चिपक जाता है, ऐसे ही है। इसका मतलब इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसका इन्फ्लुएंस, प्रभाव यहाँ तक है। ठीक है जी, लेकिन क्या ये नज़र आता है? नहीं ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लोहे की पत्ती लगा दी, लेकिन इसको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो ये मैग्नेट से चिपक जाएगी जाके। ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं, इसमें फ़र्क है। ठीक है, अब मैं फिर इस टुकड़े को आगे मूव कर रहा हूँ। अब ये टुकड़ा इस रेंज में आते ही पत्ती के साथ चिपकेगा या मैग्नेट के साथ चिपकेगा? पत्ती के साथ चिपकेगा। रीज़न बिहाइंड, ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रही है, और इसमें इस टाइम पर मैग्नेट की पूरी वही प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट में होती है। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है, वो क्या कि इन दोनों के बीच में कोई भी कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैग्नेट की पूरी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर है। सेम कार्रवाई करंट कैरिंग वायर के साथ होती है। ये इसका इलेक्ट्रिकल, इधर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, इसमें इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स बनती है। जितनी बड़ी वोल्टेज उतने बड़े लोब्स, जितनी बड़ी वोल्टेज उतने बड़े लोब्स, और इसी वजह से कंडक्टर्स का डिफरेंस मेंटेन होता है, डिस्टेंस, सॉरी। ठीक है, जो छोटी वोल्टेज है आपने देखा होगा उसके कंडक्टर जो है तारें नज़दीक नज़दीक होती है, बड़ी है तो थोड़ा डिस्टेंस। ऊपर वाली को देखोगे 3-3, 4-4, 5-5 मीटर डिस्टेंस है। वो इसलिए होता है
कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में करंट ना इंड्यूस हो जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पत्ती रखी थी वैसे मैंने यहाँ से एक नंगी तार और निकाल दी, तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहा है पूरा। तो इसमें बिना फिजिकल कांटेक्ट इस्टेब्लिश किए करंट आ जाता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कितना करंट आएगा, किस चीज़ के ऊपर, ये इन कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रही है। ठीक है, ज़्यादा को करेगी तो ज़्यादा आएगा और कम को करेगी तो कम आएगा। और जो मैंने यहाँ डिस्टेंस बताया था आपको, ये 10 फीट का बताया था ना, 3 मीटर आदमी के सिर और इसके बीच में, ये भी कई बार कम पड़ता है। इलेक्ट्रिकल बड़ा पेचीदा सा सब्जेक्ट है, समझे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। अब क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ कोई फैक्ट्री चल रही है। ठीक है, ये मान लो आपका 6600 वोल्ट से इसका ट्रांसफार्मर है, उससे लोड दिया हुआ पूरे का पूरा। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस आपने 10 फीट का मेंटेन करा हुआ प्रॉपर्ली, लेकिन ये लोड अचानक फेल हो गया, ट्रांसफार्मर से सीधा ही लोड फेल हो गया, कट गया, तो उस टाइम पर जो बाउंसिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी वजह से इसके लोब जो है वो 10 फीट को भी क्रॉस कर जाएंगे। एंड इन दैट केस आप तो मेंटेन करके चल रहे हो, लेकिन करंट तो आ जाएगा। और ये करंट बहुत भयावह होता है, क्योंकि ये सडन करंट है, आएगा मोमेंटरीली लेकिन कवाड़ा करके जाएगा। जैसे बिजली होती है, आसमानी बिजली कितनी देर के लिए आती है, वही मिली सेकंड के लिए, लेकिन पूरा कवाड़ा करके जाती है। ये सेम चीज़ वही है। यहाँ तक भी देखा गया है कि एक पोल के ऊपर यहाँ पर एक इंसुलेटर है, यहाँ पर एक इंसुलेटर है, इसके साथ तार आगे पीछे जाती है, इससे भी तार आगे पीछे जाती है। जब ऐसा होता है तो इधर से इधर जंप करते देखा गया बिजली को, फोटो एंड वीडियोस हैं, जबकि ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, बट इट हैपन्स। ठीक है भाई, तो इंडक्शन का पता चल गया कैसे होता है। अब हमारे इक्विपमेंट में, ये तो हो गया लाइन से इंडक्शन, हमारे इक्विपमेंट में कैसे होता है वो देखते हैं।